हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज है 5 मई 2021। तो हम डेली करंट अफेयर शो, इसमें यदि आप आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी या किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर के साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी पूछा जाता है, तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, उसके साथ ही साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि पीवी सिंधु और कनाडाई खिलाड़ी मिशेल ली को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया गया है। पीवी सिंधु ने कब ओलंपिक मेडल जीता था? देखिए, पीवी सिंधु के बारे में मैं बताऊं, इसमें जो है इनको बिलीव इन स्पोर्ट जो अभियान है इसके लिए इनको नामित किया गया है। तो बिलीव इन स्पोर्ट अभियान क्या है वो पहले आप जान लीजिए। इसमें होगा ये कि जो हमारा ओलंपिक 2021 टोक्यो ओलंपिक होने वाला है उसके लिए जो है इनको ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट कैंपेन में इनको नामित किया है। तो इसमें ये जागरूकता बढ़ाएंगी किसके लिए? जो कंपटीशन का मैनिपुलेशन है उसको लेकर के एथलीटों में ये जागरूकता बढ़ाने वाली हैं। तो इसमें दोनों खिलाड़ियों को ही शामिल किया गया है। भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं और कनाडाई खिलाड़ी मिशेल ली हैं, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, पीवी सिंधु ने कब गोल्ड मेडल ओलंपिक में मेडल जीता था, तो वो जो 2016 का रियो ओलंपिक था इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, क्योंकि पीवी सिंधु को सिल्वर गर्ल कहा जाता है। ये आप पीवी सिंधु देख सकते हैं। और साथ में ये कनाडाई खिलाड़ी हैं, दूसरी ये जो मिशेल ली हैं वो कनाडाई खिलाड़ी हैं। इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए एथलीट राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो ये आप पीवी सिंधु के बारे में मैं बताऊं आपको, 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। बैडमिंटन की बहुत ही ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं और इनको जो है सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, इसीलिए इनको सिल्वर गर्ल भी कहा जाता है। और ये जो है IM बैडमिंटन की जो है ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। IM बैडमिंटन जो कार्यक्रम है इसकी ये ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। इसी के साथ ही साथ ओलंपिक में सबसे पहला जो महिला के द्वारा मेडल जीता गया वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ये आप देख सकते हैं, ये भारोत्तोलक थी भारत की, कर्णम मल्लेश्वरी। नाम लिख देता हूं मैं आपको, कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने जो है ओलंपिक में सबसे पहले भारतीय महिला थी, इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था वो मैं आपको बता दूं, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल जो है इन्होंने इसमें जीता था। इसके साथ ही साथ ये भारत के लिए पहला महिला मॉडल था। 2000 के इसमें जो सिडनी ओलंपिक था उसमें इन्होंने जीता था। 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने ये मेडल जीता था। लेकिन ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल आपको बताऊं तो पहला सिल्वर मेडल जो है पीवी सिंधु के द्वारा ही जीता गया है। इसके अलावा मैं बता दूं, ओलंपिक में जो एकल श्रेणी में जो एकमात्र गोल्ड भारत के पास आया है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। ये आप देख सकते हैं, ओलंपिक में सिंगल में एकमात्र स्वर्ण है, शूटिंग में आया था अभिनव बिंद्रा। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था चाइना में, उसमें इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। ये भारत के हैं और इनके बारे में बता दूं, ये शूटर हैं अभिनव बिंद्रा। तो एकमात्र गोल्ड है भारत के पास सिंगल श्रेणी में, वो है अभिनव बिंद्रा। तो एक ही मात्र गोल्ड भारत के पास अब तक आया है 2008 में। इसके बाद मैं बता दूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है। यही जो है ओलंपिक को आयोजित कराती है। इसी के साथ ही साथ इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बॉक। तो थॉमस बॉक के बारे में मैं बताऊं आपको, ये जो है दोबारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही साथ जो थॉमस बॉक हैं इनको सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था। सियोल शांति पुरस्कार जो होता है, ये जो हमारा साउथ कोरिया है, दक्षिण कोरिया है, उसके द्वारा जो है शांति के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो थॉमस बॉक ने इसको लेने से मना कर दिया था। ये जो अवार्ड है सियोल शांति पुरस्कार, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को भी दिया जा चुका है।
सियोल शांतिपुर। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक की बात मैं बता दूं आपको, टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाला था, कोविड-19 के चलते रद्द हो गया। अब इसकी उम्मीद जो है 2021 में जताई जा रही है। देखिए कोविड-19 के चलते हो पाता है कि नहीं हो पाता है, इसीलिए 2021 के आगे डॉट 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 लगा दिया है। देखो कब होता है। अगर इस बार जो है अगर टाला गया तो इस ओलंपिक को जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो है 2021 का ओलंपिक, अगर मैं बताऊँ आपको स्टार्ट कब से कब होने वाला है, ये 23 जुलाई से जो है स्टार्ट होगा और 8 अगस्त तक जो है ये चलने वाला है। तो उम्मीद तो यही है कि ओलंपिक जो है सफलतापूर्वक हो जाए। तो 2021 का ओलंपिक टोक्यो में होने वाला है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसका टोटल फुल फॉर्म होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो मैं आपको बता दूं 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो है कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत को बनाया गया है। तो 1993 में इसकी जो स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है इसका मैं बताऊं आपको, जो ह्यूमन राइट्स हैं, लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना ही इसका कार्य होता है। तो ये ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से, इसी के लिए ये बॉडी बनाई गई है। तो ये न्यायमूर्ति हैं, रिटायर्ड हैं, प्रफुल्ल चंद्र पंत, इनको इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इनसे पहले जो इनके अध्यक्ष थे वो थे HL दत्तू, उनकी जगह जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है वो प्रफुल्ल चंद्र पंत को बनाया गया है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इसी के साथ ही साथ कुछ और संस्थाओं की मैं बात कर लेता हूं, जैसे हमारा नाबार्ड बैंक है। नाबार्ड बैंक के बारे में मैं बता दूं आपको, नाबार्ड की जो स्थापना है वो कब हुई थी? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवरमन समिति थी, इसकी सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना हुई और 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना होती है नाबार्ड बैंक की। इसके साथ ही साथ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात कर लेता हूं, कौन कौन सी अभी हाल ही में नियुक्तियां हुई हैं। तो सुशील चंद्रा जो हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, जो कि किसके स्थान पर आए हैं? ये सुशील चंद्र जो थे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, उनके स्थान पर ये आए हैं। तो ये 24वें नंबर के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप जानते होंगे, भारत के संविधान 15 में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थित है। 324 आर्टिकल में जो है ये आता है। और पहले जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे वो सुकुमार सेन जो थे, वो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे। इसी के साथ ही साथ अमिताभ चौधरी के बारे में बता दूं, तो अमिताभ चौधरी जो है एक्सिस बैंक जो है इसके MD एंड CEO दोबारा से चुने गए हैं 3 वर्ष के लिए। तो अमिताभ चौधरी आप ध्यान रखिएगा, जो हालिया नियुक्तियां हैं ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अभी जो हाल ही करंट में जो नियुक्तियां हुई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ ही साथ NV रमन्ना, इनको तो आप भली बात जानते होंगे, 48वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुने गए हैं हाल ही में। इसी के साथ ही साथ जो 47 नंबर के जो थे वो शरद अरविंद बोबड़े थे, वो अभी अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इसी के साथ ही साथ रेखा मेनन, आप बताऊं मैं आपको, तो जो नेस्कॉम है, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो रेखा मेनन को चुना गया है। ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं, 4 मई 2021 को भारत में चल रहे IPL के 14वें सीजन को टाल दिया गया। IPL 14 का स्पॉन्सर कौन है, ये आपको मुझे बताना है। देखो एक बात बताऊं, IPL जो 14वां सीजन जो हमारा चल रहा है, इसका रद्द होने का कारण क्या है? क्योंकि अभी कुछ भी रद्द हो रहा है तो रद्द होने का सीधा सीधा कारण है एक ही, क्या? कोविड-19। तो कोविड-19 के चलते ये जो है रद्द कर दिया गया है, रद्द नहीं मतलब टाल दिया गया है इसको। तो IPL 14 का जो स्पॉन्सरशिप है, स्पॉन्सर है वो Vivo IPL, ये अभी चल रहा है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण जो है BCCI ने ये फैसला किया है, BCCI और IPL दोनों ने मिलकर के कि जो है IPL को जो है टाल दिया जाए। तो साथ ही साथ इसमें जो है BCCI ये सुनिश्चित करेगा कि जो विदेशी खिलाड़ी हैं उनको उनके स्वदेश पहुंचाया जा सके, उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सके। तो Vivo IPL 14 नंबर का अभी चल रहा है भारत में। ये ज़्यादा कुछ केवल 6 ही स्टेडियम में ये मैच चल रहा था, 6 जगहों पर ये मैच चल रहा था, पूरे भारत में नहीं चल रहा था। लेकिन कोविड-19 के चलते काफ़ी जो खिलाड़ी हैं वो पॉजिटिव हो गए, उसकी वजह से इसको टाल दिया गया है। Vivo IPL जो है, जो IPL नंबर 14 हमारा चल रहा है, कुछ अभी तक का जो IPL हुआ है इसमें कुछ बने रिकॉर्ड्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हैं डेविड वार्नर, ये आप जानते ही होंगे, सनराइजर हैदराबाद की तरफ से ये खेलते हैं और साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने किया क्या है, इन्होंने जो है
अभी हाल ही में 50 जो है अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है आईपीएल में। तो 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं आईपीएल में। अभी जो है काफ़ी ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया से भी काफ़ी अच्छा करते हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में 50 अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड जो है पूरा किया है। इसके साथ ही साथ अगला रिकॉर्ड मैं बताऊं, रविंद्र जडेजा, आप जानते होंगे एक ही ओवर में 37 रन इन्होंने ठोक डाले थे अभी। तो जो आरसीबी है, आरसीबी के खिलाफ इन्होंने एक ही जो लास्ट ओवर था उसमें 37 रन मारे थे, जिसमें एक नो बॉल हुई थी। तो रविंद्र जडेजा ने ये इस वाले आईपीएल में जो है रिकॉर्ड बनाया है। इसमें पहली बॉल छक्का था, फिर 6 था, फिर 7 और नो बॉल, फिर 6, फिर 2, फिर 6, फिर 4। तो ये जो है रविंद्र जडेजा ने रिकॉर्ड बनाया। सीएसके के खिलाड़ी हैं, सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं। इसके अलावा अगला रिकॉर्ड मैं बता देता हूं, यह है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने क्या किया है, एक ही ओवर में जो है 6 चौके मारे हैं। तो 6 चौके मारने वाले ये खिलाड़ी बने हैं, इसी आईपीएल में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही साथ एक रिकॉर्ड और बता दूं मैं आपको, जो विराट कोहली हैं हमारे, इन्होंने जो है इसी वाले आईपीएल में क्या किया है, अपने आईपीएल में पूरे 6000 रन जो हैं पूरे कर लिए हैं। लेकिन जो T20 है, T20 में अगर सर्वाधिक रन के बारे में बात करूं तो क्रिस गेल वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक आईपीएल मतलब T20 में सर्वाधिक रन जो हैं अब तक बनाए हैं। इसी के साथ ही साथ IPL 13 के बारे में बात कर लेते हैं। वो भी कोविड-19 के चलते काफ़ी प्रभावित रहा था। इसका जो आयोजन हुआ था वो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। और इसी के साथ ही साथ जो मुंबई इंडियंस था वो 5वीं बार इसमें चैंपियन बना। और इसमें जो है सर्वाधिक बार जो आईपीएल का चैंपियन अब तक बना है वो मुंबई इंडियंस बना है। देखो आईपीएल की शुरुआत जो है वो 2008 में हुई थी। तो 2008 का पहला सीजन आईपीएल का जो है पहला सीजन खेला गया था। तो पहला जो सीजन था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। और इसके बाद जो है अभी जो है 13वां सीजन जो हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में, मुंबई इंडियंस 5वीं बार इसको जीता था। इसके साथ ही साथ इसमें जो है ऑरेंज कैप जो है केएल राहुल को मिला था। और इसके साथ ही साथ जो पर्पल कैप है वो रबाडा जो है उनको मिला था। तो ऑरेंज कैप जो है जो सर्वाधिक रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप दिया जाता है, और जो सर्वाधिक विकेट लेता है उसको पर्पल कैप दिया जाता है। और IPL 13 का स्पॉन्सरशिप बता दूं मैं आपको, तो ड्रीम 11 जो है वो IPL 13 का स्पॉन्सर था। इसके अलावा बात करता हूं चेन्नई CSK टीम के बारे में। तो CSK जो है, चेन्नई सुपर किंग्स जो है, वो अब तक जो है 3 बार IPL का खिताब जीत चुकी है, जो मुंबई इंडियंस के बाद जो है सर्वाधिक है। महेंद्र सिंह धोनी इसकी कप्तानी करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ICC के बारे में बता दूं। जैसे अगर दुबई हम बात कर ही रहे हैं तो ICC का जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में ही जो है ICC का हेडक्वार्टर स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1909 में तो है इसकी स्थापना हुई थी, और ग्रेग बर्कले जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ ही साथ इसके जो CEO हैं वो मनु शॉनी जो हैं वो इसके CEO हैं ICC के। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूं, दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल ही में कहां स्थानांतरित कर दिया गया। देखो मैं बताऊं आपको, ये न्यू दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन भारत में कोविड-19 के चलते काफ़ी केसों के बढ़ते, दिल्ली में तो आपको पता ही है लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरा लॉकडाउन लगा रखा है। तो इसी के साथ ही साथ ये जो दिल्ली में आयोजित होने वाली थी अब इसको UAE में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात है। कोविड-19 की वजह से यहाँ पर जो है इसको स्थानांतरित कर दिया गया है। तो मई 2021 में ही जो है इसका आयोजन होगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये देखिए, ये जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी इंडिया होस्ट करने वाला था, लेकिन अब इसको कौन होस्ट करेगा, UAE संयुक्त अरब अमीरात जो है अब इसको होस्ट करने वाला है। दुबई के बारे जो, इसके अलावा मैं बता देता हूँ UAE आप देख सकते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो है इसकी राजधानी जो है वो दुबई में जो दुबई नहीं सॉरी इसकी ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी अबू धाबी है। अबू धाबी जो है इसकी राजधानी है UAE की। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो है ICC का हेडक्वार्टर यहाँ पर स्थिति है, दुबई में ही जो है ICC का हेडक्वार्टर स्थित है। 1909 में उसकी स्थापना हुई थी, ग्रेग बर्कले इसके अध्यक्ष हैं। UAE के बारे में बता दूं, UAE ने जो है अपना पहला मंगल मिशन जो भेजा वो होप मिशन इसका नाम था, पहला मंगल मिशन। और इसके साथ ही साथ ये जो है जो अरब कंट्री हैं, ये देखिए, ये जो कंट्री होते हैं जो अरेबियन सी हैं ये अरब कंट्री कहलाते हैं। तो अरब देश मतलब अरब
अरब देशों में पहला देश बना है यूएई जो अब मंगल की कक्षा में पहली बार जो है पहुंचा है। तो यूएई जो है इसने होप मिशन मंगल पर भेजा था। इसके साथ ही साथ अभी जो हालिया मंगल मिशन के बारे में बात कर लूँ मैं आपको, भारत का जो है वो मंगलयान गया था। मंगलयान 2013 में भारत की तरफ से भेजा गया था और ये 2014 में भारत जो मंगल की कक्षा है उसमें पहुँच गया था। इसके साथ ही साथ इसका जो प्रक्षेपण यान था वो PSLV C-25 के द्वारा इसको भेजा गया और आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा यहाँ से जो है इसका प्रक्षेपण किया गया था। मंगलयान को आप अच्छे से जानते होंगे, जो रुपये 2000 का नोट है उस पर भी जो है इसका फोटो आता है। इसी के साथ ही साथ एक हाल ही में और जो चर्चा में रहा है मंगल का मिशन वो है परसिवरेंस रोवर। परसिवरेंस रोवर जो है मंगल की सतह पर ये रोवर उतरा है। इसके साथ ही साथ इसके साथ एक हेलीकॉप्टर गया था, उसका नाम था इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर, जिसने जो है मंगल की सतह पर उड़ान भरी है। मैं भारत के मंगल मिशन के बारे में बता दूं आपको, भारत जो है पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला विश्व में पहला देश बना था। तो भारत सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचा, ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था। तो इसरो का जो है ये काफ़ी अच्छा मिशन था। ये देखिए आईसीसी मैंने आपको बता दिया, आईसीसी की स्थापना जो है 1909 में हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले यहाँ के अध्यक्ष हैं। CEO इसके मनु सोहनी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, हाल ही में किस राज्य ने वर्ष 2021-22 में 2.08 लाख नल जल कलेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है? ये मुझे आपको बताना है। देखिए हिमाचल प्रदेश ने जो है ऐसा करने का जो है योजना बनाई है। तो 2.08 लाख जो है नल के जो जल कलेक्शन है इनको जो है हिमाचल प्रदेश जो है इनको देने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको पता होगा जो जल जीवन मिशन है वो कब शुरू हुआ था, अभी ये मैं आपको बता दूं, जब ये जो एनडीए की सरकार है दोबारा सत्ता में आई थी उसके बाद 2019 में 15 अगस्त 2019 में जो है जल जीवन मिशन स्टार्ट हुआ था। इसके साथ ही साथ इसका लक्ष्य ये था कि 2024 तक हर घर जल जो है वो इसका उद्देश्य था। और मैं आपको बता दूं हर घर जल जो है 100% जल वाला जो पहला राज्य है जो हर घर तक जल पहुंचा चुका है। तो गोवा जो है वो पहला राज्य बना है जो हर घर तक जल पहुंचा चुका है। और जो है इसके जल शक्ति जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो जल मंत्री बनाए गए। तो जब ये एनडीए की सरकार बनी इसी के बाद साथ ही जो है एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया। इसका जो है यही उद्देश्य है कि हर घर तक जो है जल को पहुंचाना है। तो हर घर जल पहुंचाने वाला पहला राज्य जो है गोवा बना है। इसी के साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। ये देखिए हिमाचल प्रदेश है हमारा, ये जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है। नीचे यहाँ पर ये उत्तराखंड आ जाता है, इधर हरियाणा है, वो पंजाब है और हरियाणा, इनसे जो है बॉर्डर साझा करता है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला जो है यहाँ की राजधानी है। इसके साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश जो है ऐसा राज्य है जो 100% LPG गैस कनेक्शन जो है पूरा कर चुका है। 100% LPG गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसके साथ ही साथ यहाँ का जो एक GI टैग था जो काफ़ी चर्चा में रहा, चंबा रूमाल जो है वो GI टैग हिमाचल प्रदेश का ही था, वो अभी जो है एग्जाम में भी पूछा गया था। इसके साथ ही बात करता हूँ, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया है? देखो हरित सौर ऊर्जा जो दोहन संयंत्र है इसका उद्घाटन जो है सिक्किम ने किया है। मैं आपको बता दूं इसको जो है भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो ये जो है IIT जो बॉम्बे है इसने जो है इसमें इसकी सहायता की है। इसके साथ ही साथ वेनेडियम की जो बैटरी है इसका इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसकी जो क्षमता होने वाली है वो 56 किलोवाट जो है वो इसकी क्षमता होने वाली है। इसके अलावा मैं बता दूं जो सिक्किम है, आप देख सकते हैं सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था 1975 में, जब संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद इसको भारत में मिलाया गया। तो 22वां राज्य भारत का जो बना था वो सिक्किम बना था। सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। सिक्किम में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो है यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट होती है उसकी एकमात्र जो है मिक्स साइट है। तो मिक्स साइट में भारत की एकमात्र साइट है वो कंचनजंगा है। जैसे जो यूनेस्को है हमारा, यूनेस्को करता क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को घोषित करता है। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। साथ ही साथ इसके हेड में बता दूं आपको ऑड्रो अजोले जो हैं, ऑड्रो अजोले वो जो है इसके हेड हैं यूनेस्को के। तो ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है। तो भारत में जो घोषित वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उनकी संख्या 38 है। साथ ही साथ इसमें 30 तो जो है कल्चरल साइट है, 7 नेचुरल साइट है, 1 मिक्स साइट है। तो जो मिक्स साइट है उसी का नाम है कंचनजंगा।
तो कंचनजंगा जो साइट है वो जो है वो सिक्किम में जो है कंचनजंगा साइट स्थित है। तो भारत में जो है पहला जैविक राज्य भी जो है वो सिक्किम ही है। पहला जैविक राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो सिक्किम है। और इसी के साथ ही साथ सिक्किम का जो राजधानी मैंने आपको बताया वो गैंगटोक यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो सीएम है वो प्रेम सिंह तमांग जो है यहाँ के सीएम। इसके साथ ही साथ यहाँ के एक सीएम रहे थे पवन कुमार चामलिंग, इनको आप जानते होंगे। ये जो है पवन कुमार चामलिंग ऐसे सीएम थे, ये जो है पूरे भारत में सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री थे, जो लगभग 22 वर्ष तक जो है मुख्यमंत्री रहे किसी भी राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूं, हाल ही में कोविड-19 के कारण आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? देखिए, कोविड-19 के चलते जो है आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने ये मांग कर दी कि दिल्ली में जो है आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। राष्ट्रपति शासन क्या होता है आप पहले वो समझ लीजिए। राष्ट्रपति शासन जो जब किसी राज्य में लगा दिया जाता है तो पूरा जो उसका कंट्रोल होता है वो राष्ट्रपति के अंडर आ जाता है। तो राष्ट्रपति के जब अंडर कंट्रोल आता है तो यहाँ पर जो है जो राज्यपाल होता है या उपराज्यपाल होता है, जैसे दिल्ली में तो उपराज्यपाल होता है, तो उपराज्यपाल जो है उसके अंडर जो है कंट्रोल आ जाने वाला है। तो इसी के साथ ही साथ जो है अगर कोई राज्य में आपातकाल लगाया जाएगा तो वहाँ का जो गवर्नर होगा उसके हाथ में इसका कंट्रोल आ जाएगा। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको संविधान के भाग 18 में जो है इसको रखा गया है। इसके साथ ही साथ 3 तरह की भारत में इमरजेंसियां हैं। एक तो राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि अनुच्छेद 352 के तहत जो है लगाया जाता है। इसके जो है 3 कारण हो सकते हैं, या तो इसमें कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए तब जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। मान लीजिए कोई बाहर से जो है आक्रमण कर देता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है, या मान लीजिए युद्ध की स्थिति बन जाती है तब जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। इसी के साथ ही साथ मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, जैसे सेना जो है हमारी विद्रोह कर देती है भारतीय लोगों के खिलाफ ही, तब जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन पहले जो था आंतरिक अशांति भी जो थी वो इसमें एक ऑप्शन था। तो आंतरिक अशांति अगर हो तब भी जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। तो इसका जो है सबसे ज़्यादा अगर दुरुपयोग किसने किया था तो वो था इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी ने आपको पता ही है 25-26 जून को क्या किया था, 1975 में इन्होंने लगा दिया था भारत में आपातकाल, जो कि अब तक का जो है सबसे काला दिन अगर आपको बताना चाहूँ, भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दिन, भारतीय लोकतंत्र पे सबसे बड़ा धब्बा अगर आप जानना चाहें तो आपातकाल जो इंदिरा गांधी ने भारत के ऊपर थोपा था वो लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा अब तक का है। तो वो इन्होंने लगाया था। उसके बाद 1977 तक ये लोग जो है आपातकाल रहा। उसके बाद इसको जो आपातकाल था इसको जब हटा, जब इसमें जो है आंतरिक अशांति है इस ऑप्शन को हटा दिया गया। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है सिर्फ 3 कारणों से लग सकता है, या तो युद्ध की स्थिति बने, या तो कोई बाहर आक्रमण हो, एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाए, या फिर सेना विद्रोह कर दे, तभी आपातकाल लगाया जा सकता है, वरना आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं नेक्स्ट होता है हमारा 356। इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यों के अंदर जो है आपातकाल लगता है तो इसमें राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। मान लीजिए कोई भी जैसे स्टेट है, कोई भी स्टेट है, राज्य है, तो वहाँ पर जो है कानून का शासन नहीं है, या मतलब वहाँ की जो सरकार है वो वहाँ पर सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, वो जो है नहीं चला पा रही है। तब क्या होता है, राष्ट्रपति जो है उस पर राष्ट्रपति शासन जो है लगा देते हैं। तो ये अनुच्छेद 356 के तहत जो है लगाया जाता है। तब जो है राष्ट्रपति अपने हाथ में कंट्रोल ले लेते हैं। राष्ट्रपति वहाँ के, अगर मान लीजिए राज्य है तो वहाँ पर जो है गवर्नर जो होंगे वो वहाँ के प्रमुख हो जाएंगे, गवर्नर के द्वारा ही वहाँ की सरकार चलाई जाएगी। जैसे आपको याद होगा जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई जाने वाली थी तब जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, प्रेसिडेंट रूल ही लाया गया था अनुच्छेद 356 के तहत। उसमें क्या था, जब वहाँ के जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, तो वो वहाँ के हेड बन गए थे, क्योंकि जो वहाँ की सरकार थी, जो पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन बना था वो जो है फेल हो गया था। उसके बाद सत्यपाल मलिक वहाँ के जो है हेड बन गए थे। तो ये जो है होता है हमारा जो राज्यों में जो आपातकाल लगाया जाता है। इसी के साथ ही साथ एक और आपातकाल होता है हमारा 360 में, वो होता है वित्तीय आपातकाल। मान लीजिए भारत की जो है फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है, तब कौन सा आपातकाल लगा दिया जाएगा, वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। लेकिन ईश्वर की कृपा से जो है अभी तक ये जो है नहीं लगा है, ये भारत में अभी तक जो है आपातकाल नहीं लगा है। 1991 में 1991 में भारत की जो है इकोनॉमी है काफ़ी ज़्यादा नीचे गड़बड़ हो गई थी, लेकिन तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इसको बचा करके ले गए थे। तो अभी तक जो है
ये राष्ट्रीय आपातकाल जो है अभी तक नहीं, जो फाइनेंस वित्तीय आपातकाल है वो अभी तक नहीं लगा है। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, तो वो आप जान लीजिए, जो अनुच्छेद 356 है, इसमें राज्य में आपातकाल लगाया जाता है। देखो 352 मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है 352 के तहत लगाया जाता है। साथ ही साथ 360 जो होता है इसमें वित्तीय आपातकाल होता है। अनुच्छेद 280 अगर आप जानना चाहें, जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, वो अनुच्छेद 280 के तहत आता है। नई दिल्ली में ये देखिए लगाया गया है, लगाने की मांग की गई है। आपके आम आदमी पार्टी के विधायक हैं शोएब इकबाल, उन्होंने सिफारिश की है कि आप जो है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, क्योंकि इसमें आधार उन्होंने ये रखा है कि दिल्ली की जो सरकार है वो जनता को कोविड-19 से बचाने में विफल है, क्योंकि जनता को जो है जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 हमारा ये कहता है कि इसके तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि हमको जीवन जीने का अधिकार है, ये जो है हमें भारतीय संविधान से मिला हुआ है। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं आप सब जान रहे हैं। तो इसके लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की यहाँ पर मांग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ है, ये आपको मुझे बताना है। देखो नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम जो है ये क्या होती है, पहले ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कार्बन कहीं से भी उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, मान लीजिए कार्बन इमिशन जो है, जैसे जो भी फैक्ट्रियां वगैरह लगाई जाती हैं, तो उनसे क्या होगा, कार्बन का इमिशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसमें जो है कार्बन उत्सर्जन को जितना भी कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा तो उतना ही हम जो कार्बन उत्सर्जन है उसको घटाएंगे। तो जितना हम करेंगे उसको जो है मान लीजिए कार्बन उत्सर्जन जितना बढ़ाया जाएगा उतना ही कार्बन जो है उत्सर्जन को कम भी किया जाएगा। तो इससे जो हमारा नेट होगा, तो नेट क्या हो जाएगा, हमारा नेट जो होगा वो हमारा जीरो इमिशन हो जाएगा। तो इसी को लेकर के नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम बनाया गया है। तो इसमें जो कार्बन का उत्सर्जन है वो वातावरण से जितना उत्पन्न किया जाए, जितना उत्सर्जन किया जाए, उतना ही जो है वातावरण से हटा दिए जाए, तो हमारा टोटल इमिशन क्या हो जाएगा, नेट जो है इमिशन जीरो हो जाएगा। तो इसमें जो है पहले सदस्य जो हैं वो कौन कौन थे वो मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें यूएसए इसका पहले सदस्य था, कतर भी इसका सदस्य था, इसके साथ ही साथ इसमें जो है कनाडा भी इसका सदस्य था और नॉर्वे भी इसका सदस्य था। तो अभी जो हाल ही में इसमें शामिल हुआ है वो सऊदी अरब जो है वो इसमें शामिल हुआ है, कि सऊदी अरब ने ये कहा कि हम भी जो है नेट इमिशन जो कार्बन का है हम इसको जीरो करने वाले हैं। तो ये जो है इसका सऊदी अरब का कहना है। ये सऊदी अरब देख सकते हैं, रियाद जो है, यहाँ रियाद जो है यहाँ की कैपिटल है, जो प्रिंस जो है यहाँ के सलमान है। रियाद के बारे में, यहाँ जो सऊदी अरब है इसके बारे में थोड़ी बात और बता दूं आपको। तो सऊदी अरब जो हाल ही में जो है इसका जो पाठ्यक्रम था इसमें रामायण और महाभारत को पढ़ाने की जो है अनुमति दी गई है। तो जो इसमें सऊदी अरब का ये कॉन्सेप्ट है कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियाँ हैं उनको जो है हमारे देश के लोग जाने, ये इनका उद्देश्य है। तो इसके तहत जो है पाठ्यक्रमों में रामायण और महाभारत को शामिल किया गया है। और सऊदी अरब में ही एक मरुस्थल है, रब अल खाली मरुस्थल है, आप वो देख लीजिए, मैं लिख देता हूँ इसका नाम, रब अल खाली जो है वो एक मरुस्थल है जो विश्व का सबसे रेतीला मरुस्थल है, वो सऊदी अरब में ही पाया जाता है। इसके साथ ही साथ सऊदी अरब जो है हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है, मतलब इंपोर्ट जो है हथियारों का सबसे ज़्यादा अगर कोई करवाता है तो वो है सऊदी अरब। और किससे लेता है आप ये तो जानते ही हैं, अमेरिका से लेता है। साथ ही साथ हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक जो है वो भारत है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, आप लोगों को पता होगा, सिपरी रिपोर्ट। सिपरी रिपोर्ट क्या कहती है कि जो है सैन्य खर्चे के ऊपर ये जो रिपोर्ट आई थी, स्टॉकहोम की एक एजेंसी है उसके द्वारा ये जारी की गई। इसका ये कहना था कि यूएसए जो है सर्वाधिक सैन्य पर खर्चा करता है। तो विश्व का टोटल 39% खर्चा तो जो है अमेरिका ही कर देता है सैन्य पर। इसके साथ ही साथ दूसरे नंबर पर चाइना है, चाइना 13% जो है इस पर खर्चा कर देता है। तो तीसरे नंबर पर भारत का स्थान था, तो 3.7 भारत जो है सैन्य खर्चा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये मैं अब आपको बता दूं, ये जो है जापान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन जो है ये जापान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये जो है श्यामला गणेश को जो है ये दिया गया है, जापान का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जापान जो देश है, जापान को उगते सूरज का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो है सूर्य, क्योंकि ये सबसे ईस्ट में जो है ये वाला देश स्थित है, जापान में ही। जापान जो है, तो जापान की जो राजधानी है, जापान की राजधानी में आपको बता दूं टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, जहाँ पर जो है 2021 में ओलंपिक भी होने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं योशिहिदे सुगा जो हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और एक जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे जो अभी जो है पद से अभी स्वास्थ्य कारणों के कारण जो हट गए थे, वो शिंजो आबे जो हैं
वो इनसे पहले प्रधानमंत्री थे। इनको जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया गया था, आप जानते ही होंगे। इसी के साथ ही साथ भारत में पद्म अवार्ड के बारे में बता देता हूँ। ये तो जापान का ऑर्डर हो गया, सन ऑफ द राइजिंग ऑर्डर, जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया। तो इसके अलावा भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत का जो पद्म अवार्ड है, पद्म अवार्ड की स्थापना कब हुई थी वो मैं आपको बताऊँ। पद्म अवार्ड जो भारत में 1954 में शुरुआत होती है, तो इसमें भारत का सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न। दूसरे नंबर पर हमारा आता है पद्म में पद्म विभूषण, ये सर्वोच्च है पद्म में और भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद आता है हमारा पद्म भूषण, तीसरा हो जाता है। उसके बाद आता है पद्म श्री। तो ये जो है हमारे पद्म अवार्ड होते हैं। लेकिन हमारा संविधान का अनुच्छेद नंबर 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होना चाहिए। मतलब यदि आपको कोई अवार्ड मिल जाता है, जैसे भारत रत्न मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, पद्म भूषण मिल गया या पद्म श्री मिल गया, तो आप इसको जो है अपने नाम के आगे नहीं यूज कर सकते। मतलब ये नहीं कह सकते जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल चुका है तो वो ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो ये नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो है अनुच्छेद 18 में जिक्र है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो इसके अनुच्छेद 18 के तहत आपसे ये जो अवार्ड है वो छीन लिया जाएगा। तो अगर 2021 के बारे में बात करूं आपको, 2021 में जो पद्म अवार्ड है तो 7 लोगों को तो पद्म विभूषण दिया गया था, साथ ही साथ 10 लोगों को जो है पद्म भूषण दिया गया था और 102 लोगों को जो है पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। आप जो है ये जान लीजिए, पद्म विभूषण जो है एक जो तो शिंजो आबे थे, शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनको जो है पब्लिक अफेयर्स के उसमें दिया गया था। इसके साथ ही साथ पद्म विभूषण के बारे में और आपको मैं नाम बता दूं, एसपी बालासुब्रमण्यम थे, उनको दिया गया। नरेंद्र सिंह कृपानी जो कि ऑप्टिकल फाइबर के जनक हैं, उनको दिया गया। इसके साथ ही साथ ब्रजवासी लाल, बीबी लाल, इनको भी दिया गया। और जो एक बेले मुनप्पा हेगड़े थे उनको दिया गया। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, मौलाना वहीदुद्दीन खान थे, मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनको जो ये अवार्ड दिया गया, इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो चुका है। तो क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका जो है हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, ये देखिए जापान का नेक्स्ट ये जो है ऑर्डर है वो है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन मैं बात करता हूँ, हाल ही में किसे आरबीआई ने डिप्टी गवर्नर बनाने की मंजूरी दी है, ये आपको मुझे बताना है। देखिए डिप्टी गवर्नर जो है हाल ही में किसे बनाने की मंजूरी दी है, देखो आरबीआई को पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा डिप्टी गवर्नर किसको बनाने की मंजूरी दी है। देखो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1934 में यंग हिल्टन आयोग आया था, यंग हिल्टन आयोग आया था। इसके तौर पर जो है जो आरबीआई है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर जो था वो कोलकाता में था, लेकिन अब जो हेडक्वार्टर इसका स्थित है वो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसके पहले जो गवर्नर बने वो ऑसबोर्न स्मिथ थे, वो इसके पहले गवर्नर बनते हैं। इसके साथ ही साथ इसका जो है 1 जनवरी 1949 में क्या होता है, इसका हो जाता है राष्ट्रीयकरण। तो ये राष्ट्रीयकरण होने वाली भारत की पहली बैंक थी, इसका राष्ट्रीयकरण कराया गया। उसके बाद जो इसके पहले भारतीय गवर्नर बने वो बने थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जब इसके आरबीआई के गवर्नर बने, उसके बाद जो भारत में अभी जो गवर्नर हैं वो 25वें नंबर के शक्तिकांत दास जो हैं वो इसके आरबीआई के अभी गवर्नर हैं। ये आप देख सकते हैं शक्तिकांत दास जो हैं आरबीआई के गवर्नर हैं। लेकिन इसमें होता यह है कि एक तो इसमें गवर्नर होता है, 4 इसमें होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो 4 जो डिप्टी गवर्नर अभी हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एमडी पात्रा हैं, एक तो माइकल डी पात्रा, इन्हीं के साथ ही साथ एक राजेश्वर राव हैं, इनके बाद एक मुकेश जैन हैं, एक को और डिप्टी गवर्नर बना है वो है टी रविशंकर। तो 3 तो ये पहले से ही थे, माइकल डी पात्रा, राजेश्वर राव और मुकेश जैन। तो टी रविशंकर जो है अभी हाल ही में जो है डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं। तो ये जो थी आरबीआई की पूरी कहानी मैंने आपको बताई। तो आरबीआई की जो है स्थापना कब हुई थी, क्योंकि यंग हिल्टन आयोग आया था 1934 में, एक्ट था, उसके द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई। तो अभी जो इसके 25वें गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। तो अभी जो हाल ही में चुने गए हैं वो मैं बता देता हूँ। ये देखिए जो राजेश्वर राव, जो डी ऑप्शन है वो एकदम सही आंसर है। टी रविशंकर भी आरबीआई के ही डिप्टी गवर्नर हैं, माइकल डी पात्रा भी, एमडी पात्रा भी आरबीआई के ही डिप्टी गवर्नर है, मुकेश जैन भी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। देखो आरबीआई का काम क्या होता है, ये बैंकों का बैंक इसको कहा जाता है। ये जो सारी बैंकें होती हैं भारत में, जितनी भी बैंक हैं उनको रेगुलेट जो है आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो बैंकों का बैंक अगर आपसे पूछा जाए तो आरबीआई को ही कहते हैं। आरबीआई जो है मौद्रिक नीति जो है उसको भी जारी करता है। तो आरबीआई का ही काम होता है मौद्रिक नीति को जारी करना।
ये देखिए आज का जो टॉपिक ऑफ द डे है हमारा, ये है हमारा कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आप समझ लीजिए। कांग्रेस की स्थापना 1885 में डफरिन, जब उस वक्त जो है डफरिन के समय में जो है इसकी स्थापना हुई थी। तो और जो इसकी स्थापना कराई गई वो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना कराई गई। तो इसकी सबसे पहली बैठक जो थी वो 1885 में हुई थी। तो बम्बई में जो है पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। इसके साथ ही साथ पहली बार जो गवर्नर जो इसके अध्यक्ष बने वो बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और इसी के साथ ही साथ जो पहली बैठक हुई थी उसमें 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसके अलावा दूसरा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो 1886 में हुआ था। ये कलकत्ता अधिवेशन था। तो इसकी जो अध्यक्षता की थी वो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी को आप जानते होंगे, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है इनको। इन्होंने ही जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले की थी। इसके बाद बात करता हूँ, नेक्स्ट है मेरा तीसरा अधिवेशन जो हुआ 1887 में हुआ था, मद्रास का अधिवेशन था। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो बहरुद्दीन तैयब जो थे, बदरुद्दीन तैयब जो थे, उनके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई। इनके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो 1887 में जो कल मद्रास का अधिवेशन हुआ था तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। उसके बाद 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन होता है। इसमें जो है जॉर्ज यूले जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। तो ये अंग्रेज थे, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। उसके बाद मैं बात करता हूँ 12वें नंबर का जो अधिवेशन हुआ था 1896 में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके जो अध्यक्षता की थी वो की थी रहीमतुल्लाह सयानी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसमें जो है पहली बार ये गाया था। इसके अलावा भारत जनगण मन जो है वो 27वां जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1911 में, उसमें गाया गया था पहली बार जनगण मन, इसमें गाया था। और जो पंडित बिशन नारायण धर हैं इनके द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर, जो कि इसमें हम करंट अफेयर के साथ सिर्फ करंट अफेयर ही नहीं, इसमें हम स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। तो ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए